हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में कोयला संसाधन पर विस्तार से और संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि कोयला से रिलेटेड भारत के संदर्भ में हर एक पहलू को हम इसमें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप घबराइए मत, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा मैं हर बार हर वीडियो में कहता आता हूं कि भारत के भूगोल को रटना नहीं है, बल्कि सुनकर समझकर उसे याद कर लेना है। तो आइए बिना देर किए हम बढ़ते हैं मूल टॉपिक पर। यह भारत में कोयला संसाधन है। इसके अंतर्गत हम जिस जिस टॉपिक पर बात करेंगे, पहले मैं उसको एक एक करके लिख लूं। इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो क्या क्या हम बात करेंगे। पहला तो इसमें हम भूमिका पर बात करेंगे, ठीक है। अगला क्या बात करेंगे, भूमिका हो गया। अगला जो बात करेंगे इसमें इसके निर्माण की प्रक्रिया पर बात करेंगे, निर्माण प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करेंगे इसका निर्माण हो गया उत्पादन, वो भी भारत के संदर्भ में इसमें हम बात करेंगे उत्पादन। इसको पूरी ऐतिहासिक पहलू को देखेंगे, इसको लिख दें, ऐतिहासिक पहलू को हम इसमें देखेंगे। मतलब पूरी इतिहास जो कोयला उत्पादन का भारत के संदर्भ में है उसको हम देखने वाले हैं। अगला क्या देखेंगे हम, हो गया इसमें कोयला के प्रकार को देखेंगे, ठीक है। पूरी विश्लेषण इसमें हम करने वाले हैं। अब भारत में कोयला क्षेत्र को देखना है, भारत में कोयला क्षेत्र को देखना है। अगला हम क्या देखेंगे कि कोयला उद्योग के समक्ष भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो भी हम देखने वाले हैं, समस्याएं को देखने वाले हैं। और लास्ट में कोयला हम जानते हैं कि एक सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो इनके जो है कि समस्याएं या बचाव पर हम बात करेंगे। लास्ट में क्या है कि उसका निष्कर्ष कहें या निराकरण, एक तरह से बोल दीजिए, उस पर हम बात करने वाले हैं, निराकरण। इस तरह से है महत्वपूर्ण टॉपिक पर इसमें हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बिल्कुल ध्यान से, अब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हम कितना विशाल अध्ययन आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं मूल टॉपिक पर। पहला हम क्या बात कर रहे हैं, भूमिका पर। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है दोस्तों, और मैं तो कहूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर भी बैठिए, क्योंकि बहुत सी बातें हम बोलेंगे, आप चाहे तो उसका लिख लीजिए, लेकिन हम जो है कि आपके लिए यह भी सुविधा देते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले पाएं। तो घबराइएगा नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो है कि सामग्री कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए भूमिका पर हम बात कर लेते हैं कि किसी भी प्रश्न के लिए भूमिका क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम आपके लिए तो सब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो ला रहे हैं, इससे आप सब्जेक्टिव उत्तर भी तैयार कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव उत्तर तो तैयार हो ही सकता है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पहले आप सुन लीजिए कोयला क्या है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक संस्तरित सैल है, जिसे उष्मा या प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बातें आ गई। तो कितनी चीजें आप इसमें देख पा रहे हैं भूमिका के अंतर्गत। पहला क्या है कि यह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन पर विस्तार से हम बात करेंगे केमिस्ट्री वाले जब विषय पे हम बात करेंगे उसमें। फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए कि कोयला जो है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। दूसरा क्या है कि यह, अभी हमने कहा कि यह संस्तरित, अब ये हिंदी वर्ड है, इसको आप लेयर्ड बोल सकते हैं, लेयर्ड, ठीक है, चट्टान के रूप में। और क्या है
लेयर्ड संस्तरित रूप में एक शैल है, एक संस्तरित रूप में क्या है कि शैल है, पत्थर के रूप में यह पाया जाता है। अगला क्या, इससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, इससे जो है कि ऊष्मा या प्रकाश या, अभी हमने क्या बोला, दोनों की आपूर्ति हेतु, है ना, दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि एक ही वाक्य में इतनी चीजें आ गई। ये सब चीजें आपको भूमिका में लिखनी है, ठीक है। अगला क्या होता है, कोयला जो है को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक डायमंड, ठीक है, किसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ये 1 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया। तो कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और अंतिम में भूमिका में एक और वाक्य जोड़ देना है, वो ये कि कोयला भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, इसलिए कई बार इसे खनिज ईंधन भी कहा जाता है। क्या है, और लास्ट में जो हमने देखा, यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है और भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब चीजें आपको भूमिका में लिखनी है। अभी आपको लग रहा होगा कभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ भूमिका बताया है, मेन चीजें तो आगे हम जानने वाले हैं, निर्माण प्रक्रिया और ये उसके बाद जो और सब चीजें हैं उस पे। तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख लें, फिर हम आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे पड़ाव पे बढ़ते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, उसको देखते हैं और बड़ी बारीकी से आपको देखना है। पहले एक कहानी सुन लीजिए कि कोयला 1-2 वर्ष या 100-200 साल की कहानी नहीं है, यह करोड़ों अरबों वर्ष की जो है कि समय का परिणाम है। यह प्राकृतिक रूप से मनुष्य को दिया गया एक उपहार कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको निर्माण की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। तो करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि के कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे पृथ्वी के अंदर चले गए और फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक वो जमीन के अंदर रहे और वहां पर पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, पृथ्वी का दबाव और जमीन के अंदर की ऊष्मा के कारण वो कोयला में परिणत हुआ। ये मूल सी और मोटी मोटी बातें हैं, पहले उसको हम एक एक करके लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे। पहला क्या हुआ, इसके निर्माण की प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व शुरू हुई। पहला क्या हुआ, लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व शुरू हुई, ठीक है। क्या हुई, प्राकृतिक आपदाएं आई पृथ्वी पर। क्या आई, देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा, तो इनको इस तरह समझिए। यहां पर हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। ये हुआ लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हुआ। यहां पे ये आप देख रहे हैं, तीर के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब चीजें जो क्या हुआ,
प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़ हो या भूकंप हो, भूकंप आता देखते जमीन फट जाती है और बड़े बड़े मकान, आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े मकान धाराशाही हो जाते हैं, वो जमींदोज हो जाती है। ज्वालामुखी में क्या होता है कि जमीन के अंदर से लावा निकलती है और फिर उनके इर्द गिर्द की सारी रचना संरचना, जो प्राकृतिक संरचना बोले या मानव निर्मित संरचना बोले, स्वाहा हो जाती है। भूकंप, बाढ़ में क्या होता है, पूरे जो भूमि है उस पर पानी फैल जाता है और एक तरह से जो है कि पूरी तबाही मचा देता है। तो एन केन प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे एवं जीव जंतु किसी भी तरह से वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, पृथ्वी के परत के अंदर चला जाता है। ये क्या होता है, पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के अंदर, बिल्कुल एकदम ध्यान से अंदर चला जाता है। वहां पर क्या होता है, वहां भी ये चीजें लाखों करोड़ों वर्ष तक मौजूद रहता है। तो पृथ्वी के अंदर जो 3-4 बातें, पहला क्या देखना, O2 की कमी, मतलब ऑक्सीजन से संपर्क नहीं रहता है। अगला क्या होता है, पृथ्वी का दबाव, तीसरा और महत्वपूर्ण चीजें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा। ठीक है, ये 3 चीजें मुख्यतः है कि जब कोई चीजें पृथ्वी के अंदर चली जाती है तो उनका ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त हो जाता है। अब लॉजिक समझिए कि जब किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जब वो जलेगा तो उसके बाद क्या बचेगा, राख। लेकिन यदि आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलता नहीं है। तो वही होता है कि पृथ्वी के अंदर वो लाखों करोड़ों वर्ष तक ऑक्सीजन की कमी से जूझता है। जब ऑक्सीजन की कमी है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो वह कोई भी चीज हो वह जलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा उसके अंदर, अब वो जलेगा नहीं। लेकिन पृथ्वी का दबाव और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, अब ये ऊष्मा पृथ्वी के अंदर क्या है, इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का दबाव और नीचे से ऊष्मा, दोनों की वजह से क्या होता है, उस अवशेष में जो ये पेड़ पौधे और जीव जंतु है, उस अवशेष से जो नमी युक्त चीजें हैं या उसके अंदर जो नमी है वो चीजें बाहर हो जाती है और शेष चीजें बच जाती है, फ्रेश। वो चीजें क्या होता है कि धीरे 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 लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, धीरे धीरे फिर वो कोयले के रूप में परिणत हो जाता है। वो जलता नहीं है बल्कि एक ठोस पत्थर के रूप में मौजूद होता है। ये चीजें फिर कालांतर में क्या बन जाता है, कोयला। और कोयला का रंग कैसा होता है भाई साहब, काला। और वर्तमान में जो आज हम कोयला देखते हैं वो इतने प्रक्रम से गुजरते हुए हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष, फिर से देख लीजिए, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि के कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के अंदर चले गए और उसके बाद उस लाखों करोड़ों वर्ष तक बोल सकते हैं ऑक्सीजन की कमी, पृथ्वी का दबाव और पृथ्वी के अंदर के ऊष्मा के कारण वह जो है कि कोयले में परिवर्तित हो जाता। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से उठता है, ये चीज कि कोयला के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक क्या है, ऑक्सीजन की कमी, पृथ्वी का दबाव और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा। इसकी वजह से फिर वो कालांतर में कोयले में परिणत हो जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, फिर हम आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत में कोयला उत्पादन। इसको पूरी हम ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, एक कहानी की तरह इनको समझते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन रानीगंज में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद जो है कि ये चीजें शुरुआत हो जाती है, कोयला के क्षेत्र में नई नई खदान की
खोज में, कि जहां जहां कोयला पाया जा रहा है उसकी खोज करने की जानी है। ठीक है, और ये चीजें पहला उत्पादन जो किया जाता है 1744 ईस्वी में, फिर 1830 ईस्वी तक कई सारे खदान की खोज कर ली जाती है। उसके बाद थोड़े समय के बाद ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते असम और मध्य भारत के बहुत सारे इलाके में, जैसे वर्धा घाटी हो गया, ये सब रानीगंज हो गया, इन सब इलाकों में जो है कि कोयले की खोज कर ली जाती है और वहां पर बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन किया जाने लगता है। लेकिन यहाँ स्थिति ये थी कि ये सब चीजें प्राइवेट हाथों में थी, प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जा रहा था। तो हम आप जानते हैं कि जो चीजें प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में रहेगा तो उसका फायदा देश को नहीं बल्कि उस निजी व्यक्ति या संस्था को होता है। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए उत्पादन में सुधार करने के लिए 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना करता है। ठीक है, फिर 1900 वो चीजें देखता, फिर भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सी चीजें उभर कर सामने आती है। सरकार को वह जो है कि कई सारे सुझाव देती है। तो उसके बाद भारत सरकार जो है 1972 ईस्वी में कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण कर देती है कि अब ये कोयला नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है निगम की स्थापना हो ही जाती है। उसके बाद जो है कि एक जो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कर दी जाती है और वो वर्तमान में भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली एक एजेंसी बन जाती है। और सेल के साथ जो है वर्तमान में 7 सहायक कंपनियां कार्यरत है। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको एक कहानी के रूप में समझाया, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने शॉर्टकट से यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए कि मेन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उभरता है वो यहीं से उभर कर आता है। अब देखिए एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब किया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1744 ईस्वी में, कहां पर? रानीगंज में। और रानीगंज कहां है भाई साहब? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब ये प्रश्न पूछ देगा कि भारत में कोयले का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल में। अब इसको आप भारत के मैप से कंपेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जब भारत के भूगोल का पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने भारत का मैप ही बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जितना जल्दी हो सके भारत के भूगोल का पहला वीडियो देख लीजिए, है ना। उसमें आपको बड़ी आसानी से भारत के भूगोल को समझाया गया है, भारत के मानचित्र को समझाया गया है। तो आप मैप को ध्यान में रखिए बिल्कुल। अब देखिए पहला उत्पादन कहां पे होता है? रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, और उसके बाद 1830 ईस्वी तक आते आते कई सारे खदान की खोज कर ली जाती है। पहला उत्पादन रानीगंज में आया तो जाहिर सी बात है इसका खोज भी उसी इलाके में किया जाएगा ना। कई सारे खदान की, अनेक खदान की खोज कर ली जाती है और इसका उत्पादन किया जाता है। उसके थोड़े समय के बाद जो है ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है ना। ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन वो कोयले के खान की खोज चल रही होती है। नई नई जगहों में उसकी तकनीक के सहारे, नई नई तकनीक के सहारे जो है कि कोयले की खोज की जाती है। और आज भी आप देखेंगे नई नई जगह पर कोयले के खदान पाए जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आप देखिए कहां पे? असम, सिंगरैनी, वर्धा घाटी तथा मध्य भारत में आप देखेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए, असम, मध्य भारत, मुख्यतः ये चीजें आप याद रखिए। लेकिन ये 2-3 है, असम, सिंगरैनी, वर्धा घाटी तथा मध्य भारत में जो है कि कोयले के खदान की खोज कर ली जाती है और वहां से कोयले का उत्पादन किया जाने लगता है। लेकिन ये चीजें प्राइवेट हाथों में होने की वजह से सरकार को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था, आम जनता को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था। अब आप देखेंगे ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर ली जाती है और हम आप जानते हैं कि कोयले से ही रेल चला करता था। आज भले ही इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, लेकिन पहले कोयले से चलता था।
कोयले में ईंधन के रूप में, रेल में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था। तो लेकिन प्राइवेट हाथों में होने की वजह से सरकार घाटे में जा रही थी, सरकार को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए इस पर सुधार के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए 1956 ईस्वी में क्या किया करती है भारत सरकार, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब किया जाता है, 1956 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इसकी स्थापना क्यों किया जाता है, कोयले के उत्पादन में सुधार करने के लिए 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना होती है। अब देखिए ईयर देखिए, फिर 1972 ईस्वी में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, वीबीआई, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि भारत में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, 1972 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद कोयले के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने लगती है। पहले जो नफा किसी एक व्यक्ति या एक एजेंसी के पास चली जाती थी प्राइवेट हाथों में होने की वजह से, और पहले क्या था, आप थोड़ा सा पीछे आइए, ये सब चीजें चल रही है जो है कि अंग्रेज अधिकृत भारत की तरफ फायदा कंपनियों को मिल रहा था। जब हम आजाद हुए तो पहला देखिए, आजादी के बाद 47 में हमारी आजादी होती है और उसके थोड़े ही वर्षों बाद हम कोयले उत्पादन पर हम इसे ध्यान देने लगते हैं। 1972 में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर 1975 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद 3 वर्ष के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, क्या होता है, CIL की स्थापना कर दिया जाता है। CIL जो है भारतीय कोयला निगम के अधीन वर्तमान में 7 कंपनियां कार्यरत है। कितनी कंपनियां, 7 कंपनियां कार्यरत है। और ये CIL जो है वर्तमान में भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है उसका लगभग 88% अकेले या CIL के द्वारा उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में इसके अलावे और कई कंपनियां हैं जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। वो है टिस्को, इसको तथा DVC जैसी कंपनियां हैं। तो ये हम मोटे मोटे अर्थों में भारत में कोयला उत्पादन का पूरा ऐतिहासिक प्रक्रम समझने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है कि रिवर्स में जाके 1-2 बार सुन लीजिए। आई होप कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहे लिख लीजिए, फिर हम और बातें करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कोयले के प्रकार पे बात कर लेते हैं। कोयला का जो उत्पादन होता है दोस्तों, उसमें ऊष्मीय शक्ति या फिर कहें कोयले की मात्रा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्तमान में विश्व स्तर पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उन चारों प्रकार को हम विस्तार से पॉइंट द पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इसमें कोयले का पहला प्रकार है उसे हम पीट कोयला कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी उसे पीट कोयला कहते हैं। उसको उपनाम दिया गया है, पीट कोयला को निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। अब इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। यहां देख लीजिए, 40% से कम होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके बारे में विशेष बातें भी हमको जानना है कि निम्न कोटि का कोयला है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं कि कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था या कोयले के निर्माण का पहला चरण। ठीक है, और इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए कि निर्माण की प्रक्रिया पर चलिए। जब पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर कहें ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, तो बच क्या जाता है वहां, पृथ्वी का दबाव और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा। उसकी वजह से
जो वो अवशेष है जमीन के अंदर है उससे जो कि द्रवित पदार्थ जो है जल, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जब बाहर आने लगता है तो फिर उसका जो है कि कोयले में परिणत होना वो प्रारंभ हो जाता है। तो वही है, एक समय आता है जो कोयले का पहला चरण शुरुआत होता है, उसे पीट कोयला कहता है। ठीक है, तो वही है, कोयले निर्माण का पहला चरण पीट कोयला को कहा जाता है और उसमें नमी की अधिकतम मात्रा होती है। पहला हो गया। अब देखिए इसे 4 प्रकार में बांटा गया, तो पहले इस प्रकार को देख लेते हैं कि कैसे इनको याद रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं पी ले बेटे, इस तरह आप कह सकते हैं पी ले बेटे, यह एक ट्रिक है। ठीक है बेटा, पी मतलब पीट कोयला, ले मतलब लिग्नाइट कोयला, बे से बिटुमिनस कोयला, और चूंकि टे है, टे को ए ये ऊपर वाला लीजिए ए, तो ऐसे एंथ्रासाइट कोयला। ये इनका ट्रिक मैंने बता दिया, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप इनको समझ लीजिए। ठीक है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, इस तरह आप देख लीजिए। लेकिन चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है कोयले का, उसे कहा जाता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का उपनाम भी है, उसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। पहला निम्न कोटि का कोयला, दूसरा भूरा कोयला। अब देखिए इसको याद कैसे आप कर पाएंगे, एक ट्रिक यहां पे बना लीजिए, भूला शब्द। भूला, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, तो भूला से याद हो जाएगा, भूरा भूला। तो प्रश्न पूछेगा कि किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लिग्नाइट कोयला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 40 से 60% तक उसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब जब 40 से 60% तक कार्बन की मात्रा है तो बाकी क्या है, उसमें जल है। तो अब यहां देख लीजिए कि यह भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि किस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयला। और दूसरा क्या है, जब ये मुलायम होता है तो उसे घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रख लीजिए कि घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोयला कौन सा है, तो वो है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, आगे है कि लिग्नाइट कोयला का जो क्षेत्र है भारत में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पालन यानी राजस्थान, केरल, नैवेली यानी तमिलनाडु, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर हमने ये जो बताने का प्रयास किया है वो लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र है। तो इसको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है बिटुमिनस कोयला का। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है। ठीक है, अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस कोयला को काला कोयला कहते हैं, तो उसे हम बिटुमिनस कोयला के नाम से जानते हैं। अब यहां पे ट्रिक अपना लीजिए कि भाई सब, मैं किसी का अपमान तो करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी कि कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, काला बेटा ये तो याद रख सकते हैं, काला बेटा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है काला बेटा, बिट्टू है ना, काला बेटा बिट्टू। तो काला कोयला किसे कहते हैं, उसको बिटुमिनस। तो इसका भी एक ट्रिक क्या हो गया, काला बेटा। काला बेटा, ये भी मैंने एक ट्रिक बता दिया, आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो काला कोयला किसे ना कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला को। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होता है। अब देखिए इससे क्या होता है कि काला कोयला को सघन, ठोस एवं काला भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस कोयला की विशेषता सघन, ठोस और काला होता है, तो वो है बिटुमिनस कोयला। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, धातु शोधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए इसको घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ बिटुमिनस को धातु शोधन के रूप में
प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, ये सिर्फ जलाने के लिए, इसमें कम बिटुमिनस के मुकाबले कम ज्वाला इसमें होती है, कम ऊष्मा होती है, तो इसलिए इसको सिर्फ जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बिटुमिनस कोयला जो है, इसको धातु शोधन, सपोज जो है कि लोहे का निष्कर्षण करना है, तो उसमें अब लोहे का जो फैक्ट्री है उसमें अगर ईंधन के रूप में लोहे के शोधन के लिए अगर जिस कोयले का प्रयोग किया जाता है तो वो है बिटुमिनस कोयला। अब और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये कि यह कोयला, बिटुमिनस कोयला, भारत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयला है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयला के प्रकार कौन सा है, तो वो है बिटुमिनस कोयला, ठीक है। और उसकी मात्रा जो है 80% तक है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का कौन सा प्रकार है, तो वो है बिटुमिनस कोयला। और चौथा प्रकार एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे कठोर कोयला होता है। अब कठोरता की मात्रा आप यहां से चलिए, पीट कोयला से ज्यादा कठोर लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला से ज्यादा कठोर बिटुमिनस कोयला होता है, और बिटुमिनस कोयला से ज्यादा कठोर एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो बताइए सब सर्वाधिक कठोर कोयला कौन सा हुआ, एंथ्रासाइट कोयला। अब देखिए यहां पे समझाने का प्रयास हम ये कर रहे हैं, प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा कोयला है, और ये ऑप्शन हटा देगा, एंथ्रासाइट कोयला की जगह दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन तीन में से सबसे अधिक कठोर कौन सा हो गया, बिटुमिनस कोयला। अगर एक हटा देगा बाकी तीन कोयला का नाम दे देगा तो सबसे अधिक कठोर एंथ्रासाइट कोयला हुआ। और सबसे मुलायम कोयला, सबसे मुलायम कोयला कौन सा है, तो ये हो गया पीट कोयला। लेकिन अगर पीट न दे तो सबसे मुलायम कोयला के नाम से हम लिग्नाइट को ही जानते हैं। अगर मुलायम कोयला की बात करेगा तो पीट ऑप्शन नहीं आता है, अगर आता भी है तो मुख्यतः आप लिग्नाइट कोयला को ही जानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मुलायम कोयला शब्द का उपयोग किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंथ्रासाइट कोयला को कठोर कोयला के नाम से जाना जाता है, और उसमें जो कार्बन की मात्रा है ना दोस्तों, वो 80 से 90% तक होता है। तो कोयला की श्रेष्ठता का पता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से लगाया जाता है। तो 80 से 90% उसमें कार्बन पाया गया, तो उसमें क्या है कि यह जो है कि जलते समय धुआं रहित होता है। मतलब जब इसमें कार्बन ही है और जल बिल्कुल नहीं है, अब ये 10% में नमी भी होगी और अब से उसमें जो है कि अशुद्धि भी होगी। तो एक तरह से देखिए नमी की मात्रा नगण्य होती है। तो जब जलेगा कोयला को, इस कोयला को यदि आप जलाएंगे, जब उसमें जल है ही नहीं तो धुआं कहां से उठेगा। तो जल जितना होगा उसी हिसाब से धुआं उठेगा। तो जब इसमें जल नहीं है तो जब इसे आप जलाएंगे तो यह धुआं रहित कोयला होता है। जब जो कोयला धुआं रहित होता है तो वो कोयला का सबसे उत्तम प्रकार माना जाता है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। और जब सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है तो वह सबसे महंगा कोयला होगा, सबसे महंगा कोयला होगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत में जो है कि एकमात्र जम्मू कश्मीर है जहां पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। तो क्लियर, एक बार और रिपीट कर लीजिए। कोयला के 4 प्रकार है, उसका ट्रिक है पीले बेटे। इधर से देख लीजिए, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। अब देखिए पीट कोयला को निम्न कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला। भूरा का ट्रिक बना लीजिए, भूला, भू से भूरा, ला से लिग्नाइट। अब उसके बाद बिटुमिनस को काला कोयला। अब काला कोयला बिटुमिनस तो काला बेटा, इस तरह अब ट्रिक बना लीजिए। तो काला कोयला, का से काला, ला से काला से काला, बे से बिटुमिनस कोयला हो गया। और सबसे कठोर हो गया एंथ्रासाइट कोयला। और कार्बन की मात्रा देख लीजिए आप, 40 के अनुपात में देख सकते हैं, ठीक है। 40 नहीं, 20 के अनुपात में देखिए। 40% से कम कार्बन की मात्रा पीट कोयला में, 40 से 60 लिग्नाइट कोयला में, 60 से 80 बिटुमिनस कोयला में, और 80 से 90 या 80 से 100% कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। अब ये भी प्रश्न पूछ देगा
कि किस कोयला में जो है कि 100% या 100% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो आपका जवाब क्या होगा? एंथ्रासाइट कोयला। और इधर मैंने विवरण उसका दिया है, तो ये आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारे प्रकार आराम से याद हो जाएंगे। और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए औचित्य है कि प्रकार, जो कोयले का प्रकार है, इसको आराम से और पूरी ईमानदारी के साथ याद कीजिए। तो चले, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम थोड़ी देर और बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके समझते हैं भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में। तो हमने कोशिश किया है कि आपके लिए एक बड़ी आसान ढंग से भारत के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र है उसको समझाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं भारत में कोयला क्षेत्र को हम किस रूप में देखते हैं। ठीक है, यह है कोयला क्षेत्र। भारत में जो कोयला है उसको मुख्यतः दो क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब भारत के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र है, कोयला का जहां जहां से उत्पादन होता है, उसको मुख्यतः दो क्षेत्रों में बांटा गया है। और भाई साहब, इससे भी बहुत सारे प्रश्न उभर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बड़ी एकदम ईमानदारी से देखिएगा। जो कोयला क्षेत्र है, पहला प्रश्न यही, भारत के कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को गोंडवाना लैंड कोयला क्षेत्र बोल दीजिए या गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। अब ये गोंडवाना और टर्शियरी, इसको हम इतिहास में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर तरह से हर तरह के प्रश्न उठते हैं, तो हर चीज को तो एक ही वीडियो में सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो अभी बस इतना ही समझिए कि भारत में कोयला क्षेत्र को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। अब दो क्षेत्र आराम से याद हो जाएगा। दो क्षेत्र कौन सा? गोंडवाना कोयला क्षेत्र, टर्शियरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र, आराम से याद हो जाएगा। यह गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अधीन जो कोयले का निर्माण हुआ है, या फिर कहें गोंडवाना कोयला क्षेत्र, यह गोंडवाना जो शब्द है, इसका जो काल है, जो कालक्रम है, समय है, इसकी आयु है, वह 250 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है। वहीं टर्शियरी कोयला क्षेत्र 50 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराना है। तो इन दोनों में से आप देखेंगे सबसे अधिक पुराना क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र का है, और टर्शियरी कोयला क्षेत्र एक प्रकार का नवीनतम कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका कालखंड में भी वर्गीकरण किया गया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अधीन जो कोयला आता है, उसका काल अगर निर्धारण किया जाए या पूछा जाएगा, गोंडवाना लैंड कोयला क्षेत्र किस काल से संबंधित है, इस तरह का प्रश्न पूछ देगा, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र का जो काल है वो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। वहीं टर्शियरी कोयला क्षेत्र ओलिगोसिन काल से संबंधित है। ठीक है, अब इसका भी समय दिया गया है, कार्बोनिफेरस युग या समय जो है उसका पीरियड है 570 से 300 मिलियन वर्ष तक माना गया है कार्बोनिफेरस युग का समय। उसी तरह ओलिगोसिन काल का जो समय माना गया है वो 15 से 60 मिलियन वर्ष। यहाँ 15 से 60 वर्ष की बात नहीं हो रही है, मिलियन शब्द की चर्चा की गई है, 15 से 60 मिलियन वर्ष। ठीक है, अब देखिए, गोंडवाना क्षेत्र में जो कोयला के प्रकार है, कोयला का कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। और अब थोड़ा सा पीछे समझिए, जो अभी हमने चारों प्रकार बताया, तो कोयला के निर्माण की पहली अवस्था जो है, या कोयला के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया? पीट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे कि दो प्रारंभिक जो कोयला का प्रकार है वह टर्शियरी युग से संबंधित है। यानी आप देख रहे हैं नवीनतम प्रकार है, नवीनतम कोयला क्षेत्र है, तो उसमें नवीनतम कोयला के प्रकार ही आएगा
पीट एवं लिग्नाइट कोयला। मतलब टर्शियरी युग में या टर्शियरी कोयला क्षेत्र में जो भी कोयला है उसमें नमी की मात्रा जो है कि गोंडवाना क्षेत्र की कोयला की अपेक्षा ज्यादा है। पीट में आपने क्या देखा, सर्वाधिक मात्रा में इसमें नमी पाया जाता है ना। और कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, अगर आप इनमें देखेंगे 40% तक, और इसमें लिग्नाइट में जो कि कार्बन की मात्रा है 40 से 60% तक। तो टर्शियरी कार्ब में जो कार्बन की मात्रा है 0 से लेकर 60% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है। वहीं गोंडवाना लैंड कोयला क्षेत्र जो है उसमें बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। और इसमें अब यहां तुलना कर लीजिए, कार्बन की मात्रा इसमें कितना होगी, इसमें क्या है कि इसमें 60 से 90% तक या 60 से 100% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो जल की मात्रा कितनी होगी भाई साहब, जल की मात्रा 0 से 10% के बीच ही होगी ना जल। और वहीं टर्शियरी युग में जल की मात्रा कितनी होगी, जो है कि 40 से 100% के बीच इसमें जल की मात्रा होगी। क्लियर है। अब देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत है, भंडार के मामले में 98% कोयला क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अधीन आता है, और उत्पादन में भी 98% उत्पादन होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि भारत का लगभग कोयला क्षेत्र जो है वह गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अधीन आता है। यानी भंडारण भी 98% और उत्पादन भी 98% है। और वहीं देखिए टर्शियरी कोयला क्षेत्र में भंडारण 2% और उत्पादन भी 2% है। अब देखिए और भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछ देगा। अब इनको छोड़िए, ये हो गया तुलनात्मक अध्ययन कोयला क्षेत्र का। अब जो एक तरह का प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में कोकिंग कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहां है, तो वो क्या है, अभी आपने देखा भंडार इसका पहला स्थान है झरिया का, और झरिया कहां है, झारखंड के धनबाद में। और वहीं दूसरा स्थान है रानीगंज का, और रानीगंज कहां है, अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। और भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन 1744 ईस्वी में रानीगंज में किया गया था। तो इस तरह भाई साहब भारत में कोयला क्षेत्र का यह तुलनात्मक अध्ययन है। यह आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की प्री या मेन परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इस तरह तुलनात्मक अध्ययन उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड तक चल रहे हैं। कोयला उद्योग की समस्याओं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान में कोयला उद्योग के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक दो बार सिर्फ देखना है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए, पहला जो इनके समक्ष समस्याएं हैं, कोयला के भंडार का असमान वितरण है। भारत में हर जगह कोयले का एक समान वितरण नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक जितना खोज किया गया है भंडार का, उसमें देखा गया कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, पहली समस्या। दूसरा क्या है कि निम्न स्तर की गुणवत्ता है, कि अधिकांश जगह से जो कोयला प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, या फिर कहें उसको हम अच्छी गुणवत्ता वाले में बदल पाने में असमर्थ होते हैं। तीसरी जो इनकी प्रमुख समस्या है, परिवहन की अपर्याप्त व्यवस्था है। कोयला का उत्पादन हम कर लेते हैं, लेकिन उसे उद्योगों तक जरूरत की जगह तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह है तीसरी समस्या। चौथी समस्या है खनन की पुरानी तकनीक। मतलब कोयला के
खान में आज भी पुराने ढर्रे से ही काम किया जाता है। जब विकास के दौर में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर हैं आज भी वो पुरानी पद्धति पर ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। और लास्ट में इनकी जो समस्याएं हैं वह विद्युत शक्ति की कमी है कि उस खान में काम करने वाले लोगों तक हमें विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं पूरी ढंग से, है ना। जब खदान में लोग जाता है काम करने के लिए तो उसे यहाँ कैब पर ही लाइट की व्यवस्था लगा के जाने पड़ती है। ये महत्वपूर्ण इनकी समस्याएं हैं। ये हो गया क्लियर। और इधर देखिए उस समस्या का या फिर कहें उसका निराकरण कहें या फिर कहें कि वर्तमान में कोयले का संरक्षण किया जाना क्यों आवश्यक है। पहला यह प्रश्न होगा कि कोयले के संरक्षण की हमें क्यों आवश्यकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। यह 1 वर्ष में या 100 साल में ही नहीं बनकर तैयार हुआ है। यह मिलियन वर्ष, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लगता है कोयले के निर्माण में। तो एक बार यदि कोयला समाप्त हो गया तो फिर लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बाद फिर कोयला प्राप्त हो पाएगा। इसलिए कोयले के संरक्षण की आवश्यकता है। अब उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो ये है उपाय। पहला उपाय आप बता सकते हैं केवल धातु कर्मीय उद्देश्य में प्रयोग हो, है ना। केवल उद्योगों के लिए और जरूरत के हिसाब से धातु कर्मीय, है ना, धातु के लिए ही इसका प्रयोग किया जाए। दूसरा, निम्न श्रेणी के कोयला की अशुद्धियों को दूर करना। हमारी आदत क्या है कि खदान से कोयला निकाला और वो अगर कम क्वालिटी वाली है, अच्छी क्वालिटी वाली नहीं है तो उसे हम यूं ही छोड़ देते हैं या फिर उसे बेकार समझते हैं या फिर उसको कम मूल्य में हम बेच देते हैं। ये होता है। तो हमारे लिए जरूरी है कोयला के संरक्षण की ये शर्त है कि जो भी कोयला हमें प्राप्त हो रहा है चाहे वो निम्न क्वालिटी की क्यों ना हो, आप उनकी क्वालिटी को बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। उसमें जो अशुद्धि है, अरे अशुद्धि ही है ना जिसकी वजह से वो निम्न क्वालिटी का, यदि हम उनके अंदर से वो कचरा निकाल देंगे तो फिर अच्छी क्वालिटी का होगा। इसके लिए आप कोयले को, जो कोयला प्राप्त हुआ है उनको धोकर आप अच्छी क्वालिटी का कोयला बना सकते हैं। तीसरा है कि नए क्षेत्रों का खोज करना है। कोयला के जो भी क्षेत्र हमें मिल गए हैं, हमें और भी अन्य जगहों पर कोयले के खोज पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और चौथा है वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना है। मतलब केवल हमें कोयला पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि कोयला के अलावे हमें किसी और संसाधन पर ध्यान देना है। सपोज जो चीजें ईंधन के रूप में, अभी देख लीजिए रेल का हमने उदाहरण दिया था कि पहले क्या होता था, रेल में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग होता था। अब क्या होने लगा, बिजली से चलने लगी रेल, तो कोयले की बचत बड़े पैमाने पर हुई और उस पहले के मुकाबले में रेल की गति और उनकी सुविधा भी बढ़ी है। तो ये है, इनको कहते हैं वैकल्पिक स्रोत की खोज करना। तो इन सब तकनीकों को अपनाकर हम कोयले का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज इस वीडियो में कोयला संसाधन के रूप में संपूर्ण अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन जहां तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात है तो उनका भी एक सीरीज चल रहा है और वस्तुनिष्ठ भूगोल आप देखेंगे, उसका एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मैं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का भी एक सिलसिलेवार ढंग से वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो यह जो हमने बताया और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है, बहुत कम समय के बाद आपको उस पर भी वीडियो प्राप्त होगा। तो संसाधन कम है, काम करने वाले हम अकेले हैं, अपनी ड्यूटी भी निभानी है और ये ड्यूटी भी निभानी है। तो इसलिए आप धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और जिंदगी के स्वर्णिम सपनों को पूरा कीजिए। तो अपने सपनों को आप पूरा कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।